नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और वीआईपी विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा बजट सत्र के बारे में। आज सत्र का दूसरा दिन है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन प्रश्नकाल से हुई सत्र की शुरुआत। दोपहर 12:30 बजे से सरकार ने पेश किया बजट। उत्तराखंड सत्र में वित्त मंत्री का बजट भाषण हुआ शुरू। टनल हादसे का सफल रेस्क्यू हुआ, ये कहना है वित्त मंत्री का। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के हम काम कर रहे हैं। 24 साल में पहली बार राज्य ने भोजनावकाश से पहले दोपहर की बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है बजट पेश। वित्त मंत्री ने 89.230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 26 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम श्रीवास्तव जी। विक्रम जी, आज विधानसभा सत्र का बजट सत्र का दूसरा दिन है और वित्त मंत्री बजट सत्र पेश कर रहे हैं। वहीं इस दौरान क्या कुछ सदन में चल रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? का जो भाषण है वो वित्त मंत्री पढ़ चुके हैं और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बजट का जो ओवरऑल जो है वो मीडिया के समक्ष रख रहे हैं। और जिस तरह से देखिए, अगर हम बजट सत्र के दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो पहला जो सवाल था वो स्थगित जो सवाल था उसके साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। शांतिपूर्ण तरीके से सत्र का दूसरा दिन दिखा। विपक्ष ने हालांकि जिस तरह से सदन के अंदर सतपाल महाराज है, सिंचाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको लेकर के खासा जो है विपक्ष ने सतपाल महाराज को घेरा। जिस तरह से जो नहर का जिक्र किया था उसमें पैसा खर्च हो गया लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सदन के अंदर आज सतपाल महाराज जो सिंचाई मंत्री हैं उनकी विपक्ष ने खिंचाई की। और जिस तरह से देखिए, प्रश्नकाल के बाद अपने तय समय पर 12:30 बजे जो है सदन के अंदर बजट को रखा गया वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ बजट को लेकर के सदन के अंदर गए और इस बार का जो बजट है वो 89.23 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया है। और जिस तरह से देखिए, पूरे जो भाषण है, भाषण के दौरान जो तमाम योजनाएं हैं उसमें डबल इंजन का जिक्र जो है वो पहले से ही किया गया। और जिस तरह से देखिए, इस बार के जो बजट में नया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें विधानसभा की जो कार्रवाई है पूरी, उसको ई विधानसभा एप्लीकेशन से जोड़ने के लिए 31 करोड़ जो है वो अतिरिक्त दिया गया है। मेगा प्रोजेक्ट के तहत जो है 850 करोड़ है। जमरानी बांध योजना है उसके लिए 710 करोड़ रुपए रखा गया है। सोन नदी के लिए 300 करोड़ है। लखवाड़ योजना के लिए 250 करोड़ है। और जो देश में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा 39वां, उसके लिए 250 करोड़ रखा गया है। इसके साथ यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़, प्रशासकीय एवं अनावासीय भवनों की रूफटॉप सोलर योजना के लिए 100 करोड़ का रखा गया है। इसी तरह कई ऐसी योजनाएं इस बार जिनको नया इसमें शामिल किया गया है। और सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये राजस्व में सरप्लस जो बजट है वो सदन के अंदर रखा गया। जी विक्रम जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा था और विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है, लेकिन खबर सामने आ रही है कि विपक्ष के साथ साथ भाजपा विधायकों ने ही बीजेपी के मंत्रियों को घेरना शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, प्रश्नकाल के दौरान जिस तरह से जब जवाब सतपाल महाराज दे रहे थे, क्योंकि लोक निर्माण विभाग भी उनके पास ही है, तो
जो धर्मपुर से भाजपा के विधायक हैं विनोद चमोली, उन्होंने कहा जी। कि देखिए ये एक नीतिगत सवाल है और इस नीतिगत सवाल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गड्ढा मुक्त सड़कों की जो बातें की जा रही है, जी। उसमें गड्ढों का क्या मानक तैयार किया गया है, किस गड्ढे को भरा जाएगा, किस कितने गड्ढे में पैच लगाया जाएगा, ये तमाम जो बातें हैं उसको जो है स्पष्ट करने की बात उन्होंने सदन के अंदर करी। और जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे, अन्य जो विधायक है, विपक्षी विधायक है, जी। उनका भी समर्थन उसमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि देखिए लगातार उत्तराखंड के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही जाती है और जिस तरह से यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, मौसम का मिजाज है, उसमें कई बार जो है सड़कों में बहुत अधिक दिखाई देते हैं और गड्ढों की वजह से कई बार सरकार जो है वो शर्मसार होती है। आम पब्लिक भी तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन बातों को उठाती है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जो है वो लोक निर्माण विभाग की बनती है और इसी बात को लेकर के विनोद चमोली ने सदन के अंदर जो है अपने ही सरकार से सवाल किया है कि आप बताइए कि मानक क्या होगा। जाहिर सी बात है, मानक जरूर जो है वो सरकार को सामने रखना चाहिए कि कितने गड्ढे, कितने फीट के गड्ढे को पैच माना जाएगा या उसकी किस तरह से उसको रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनको नहीं भरती है लोक निर्माण विभाग की टीम और बड़े पैच हो गए और तमाम कई बार चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, गड्ढों को लेकर के खास करके तमाम सवाल उठते रहे। और आज जिस तरह से सदन के अंदर मानकों को लेकर के जो है अपनी ही सरकार से सवाल किया है भाजपा विधायक विनोद चमोली ने, और समर्थन भी पूरे सदन का उनको मिला, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब सदन के अंदर प्रश्नकाल चलता है, चर्चा होती है, उसमें जो विभाग होते हैं उनकी जो विभाग की जो जवाबदेही है वो तय होती है। ऐसे में जिस तरह से सवाल किया गया है उसमें जाहिर सी बात है विभाग को जवाब देना है और मंत्री ने स्वयं इस बात को सदन के अंदर कहा कि हम आपको इसका जो जवाब है वो व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक अहम सवाल था, जनता से जुड़ा हुआ सवाल था, क्योंकि सड़कों पर आम लोग चलते हैं और उसी सड़क पर वीवीआईपी भी चलते हैं जिस सड़क पर खड्डों का जिक्र वहां पर हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, देखिए विधायक इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं और उनके जहां तक क्षेत्र की बात की जाए तो उनका जो क्षेत्र है वो राजधानी देहरादून में है और उनके क्षेत्र में कई बार इस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। कई बार जो पब्लिक है वो उनके पास जाती है, शिकायत लेकर के जाती है कि देखिए सड़कों पर खड्डे हैं, इनको नहीं भरा जा रहा है, और शायद वही जो दर्द था जिसको उन्होंने सदन के अंदर निकाला और अपनी ही सरकार के मंत्री से उसका जवाब मांगा। जी विक्रम जी, जैसा कि आपने बोला कि अभी जो सत्ता पक्ष है उसी के विधायकों ने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को घेरना शुरू कर दिया था। वहीं अगर बात करें विपक्ष की तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कानून व्यवस्था पर काफी सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का काफी बुरा हाल है। तो इस पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब आया था? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण होना है उसमें संशोधित अभिभाषण के प्रस्ताव विपक्षी विधायकों के द्वारा सदन के अंदर रखे गए हैं, जिसमें जो पहला सवाल वो कानून व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, उनके द्वारा जो है सदन के अंदर प्रस्ताव लाया गया है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें इसको भी शामिल किया जाए, उसको संशोधित भाषण को किया जाए। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनकी लिस्ट है। 25 सवाल जो है वो संशोधन के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लगाए हैं। इसी तरह जो अन्य जो विधायक हैं उन्होंने भी अपने अपने जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको संशोधन की मांग की है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण प्रस्ताव है उसमें इनको संशोधित किया जाए। जो निर्दलीय विधायक है, कानपुर से निर्दलीय विधायक है उमेश शर्मा, उनके द्वारा भी जो है लगाया गया है। बसपा विधायक है उनके द्वारा भी प्रस्ताव लगाया गया है। और जिस तरह से देखिए कानून व्यवस्था का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विधानसभा के अंदर जो कानून व्यवस्था है और जो महंगाई है, इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष रणनीति बनाएगी। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा कि इस बार विपक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, वो सदन के अंदर सटीक सवालों पर उनकी सरकार को घेरने का काम कर रही है। जिस तरह से हरिद्वार से जो विधायक है इंजीनियर रवि बहादुर, उनके सवाल पर
जब सतपाल महाराज जवाब दे रहे थे उनको विपक्षी विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घेरा। उन्होंने सीधे तौर पर सदन के अंदर कहा कि ये नहर बनी नहीं, पैसा खर्च हो गया, कि कौन जिम्मेदार अधिकारी था, किसने इस पैसे को अदर जगह ट्रांसफर किया और क्या अभी तक कार्रवाई हुई, उसका आप ब्यौरा दें। तो उस पर सतपाल महाराज ने कहा कि जांच चल रही है, जांच समिति ने रिपोर्ट देगी, हमने अधिकारियों को जो है आरोप पत्र जारी किया है। ऐसे में सदन के अंदर जिस तरह से विपक्षी विधायकों ने सत्ता पक्ष को घेरा है और सत्ता पक्ष के मंत्री सतपाल महाराज को घेरा है, वो काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा था। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला दिखाई दे रहा था, जिस पर खुद विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री से कहा कि ये जो जांच चल रही है, इस जांच का अंतिम रूप कब होगा। तब उस पर शर्मिंदा होते हुए सतपाल महाराज के द्वारा कहा गया कि यथाशीघ्र जो है हम इस जांच को पूरा करेंगे और पूरी करने के बाद सदन को इससे अवगत कराएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जो रणनीति है उसमें बदलाव दिखाई दिया है विपक्ष की ओर से, क्योंकि देखिए अभी मुख्यमंत्री बजट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उसके बाद विपक्ष की ओर से क्या जवाब आता है। क्योंकि देखिए लगभग 62 पन्नों का जो है वो बजट भाषण है, मेरे पास पड़ा हुआ है। ये जो बजट भाषण इसमें सदन के अंदर जो पढ़ा गया है, इसकी जो पहली लाइन है, इसमें देखिए जो पहली लाइन है उसमें राज्य निर्माण में योगदान देने वाले जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए इसकी शुरुआत की गई है। और सबसे पहले जिस तरह से देखिए समान नागरिकता संहिता जो कानून है उसका जिक्र भी इस बजट में किया गया है, पहले पन्ने पर ही इसको किया गया है। और इसके साथ ही देखिए 62 पन्नों का जो है ये बजट है जिसको सदन के अंदर पढ़ा है, और इसमें तमाम चीजें हैं, चाहे वो 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का जिक्र हो, उसके लिए पैसों का प्रावधान किया गया है, राशन जो फ्री दिया जा रहा है उसके लिए प्रावधान किया गया है, डबल इंजन का जो जिक्र हो रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर समिट हो या फिर G20 की बैठकें हो, तमाम जिक्र इसमें किया गया है। और नई योजनाएं, जैसा मैंने नई योजनाओं का पहले जिक्र किया था, उनको लेकर के किया गया है। कुल ये 89.23 करोड़ का जो बजट है वो सदन के अंदर पेश किया है। और बहुत दिलचस्प सदन इस बार देखने को मिल रहा है, व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया था कि ऐसा लग रहा था कि विपक्ष जो है वो सदन में जाने से पहले वहां पर हंगामा करेगा, मुद्दों को लेकर के अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखा है। सदन के अंदर घेरने की तैयारी जो है वो दिखाई दी है प्रश्नकाल के दौरान। और देखिए जब इस बजट का जो भाषण है, बजट जो पेश किया गया है, उसके बाद जब इस पे चर्चा शुरू होगी तो सदन के अंदर विपक्ष की जो रणनीति है वो दिखाई देगी, किस तरह से वो इसमें जो चीजें परिवर्तन होनी चाहिए थी उनको क्यों नहीं किया गया है। आबकारी का जो राजस्व है उसको बढ़ाने का जो प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, उसको लेकर के सदन के अंदर विपक्ष घेरेगा। हालांकि सरकार अपना जो तर्क है वो वहां पर रखेगी कि हाँ बजट में हमने जो राजस्व की जो बढ़ोतरी के क्रम में हमने आबकारी का जो बजट है उसको जो राजस्व का जो बजट है उसको हमने बढ़ाया है लक्ष्य को। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और अभी क्योंकि 62 पेज का है, केवल हाइलाइट्स पढ़े हैं मैंने और उस हाइलाइट्स के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं, उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद इसकी जो स्थिति है वो दिखाई देगी। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया था कि सरकार जो है वो समान नागरिकता जो संहिता है उसको लेकर के, यूसीसी को लेकर के वो दिखाई दे रही है कि वो एक मैसेज यूसीसी के माध्यम से पूरे देश भर में देना चाहती है, और खास करके जो लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है उसको लेकर के जो है इसको फ्रंट पेज पर रखा गया है। सरकार जो है वो बैटिंग यूसीसी के माध्यम से करना चाहती है, और यही कारण है कि बजट के अंदर जो है यूसीसी का जिक्र दिखाई दिया। जी विक्रम जी, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें खास तौर पर किस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि वोट कौन डालता है,
जिस तरह से अगर आप देखें तो राहुल गांधी की अगर आप न्याय यात्रा को देखेंगे तो हर मंच से सिर्फ एक बात का जिक्र करते हैं, 73% की भागीदारी ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े लोगों की है और वोट डालने भी यही लोग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बजट के अंदर जो तमाम जो प्रावधान दिखाई दे रहे हैं उन प्रावधानों में देखिए तो उसमें खास करके फोकस किया गया है, जो फ्री राशन दिया जा रहा है उसको फोकस किया गया है। जो 3 सिलेंडर का जिक्र सरकार करती है कि हम 3 सिलेंडर दे रहे हैं, 3 सिलेंडर का जिक्र इसमें किया गया है। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो जो 73% की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो 73% को साधने का प्रयास किया गया है, चाहे इसमें आवास योजना का जिक्र हो या इसमें जो है भोजन माता के मानदेय की बात हो या फिर अन्य जो निचले वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको लाभ देने का हो, पेंशन में बढ़ोतरी का हो। तो इन तमाम जो ऐसे वर्ग हैं जो हर बार अपने मत का प्रयोग करते हैं और उनकी जो संख्या देखी जाती है, क्योंकि देखिए अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि जो मतदान का जो प्रतिशत होता है वो 65 होता है, 70 होता है, वो 75 होता है, लेकिन वो 99, 90 प्लस नहीं दिखाई देता है। तो वो वर्ग ऐसे वर्गों को गिना जाता है जो वर्ग काफी पॉश इलाकों में रहते हैं, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है उसकी कमी अक्सर देखी जाती है। और ऐसा तबका जो बहुत अमीर तबका है उनको इस बजट से कोई लेना देना नहीं होता। उनका जो घर का जो खर्चे का जो एक शेड्यूल है वो एक अलग तरह का मॉडल होता है, उनके खाने पीने का मॉडल अलग होता है। लेकिन उस निचले वर्ग के अगर खाने के मॉडल को देखा जाए तो दाल चावल उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रोटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसी ओर प्रयास किया है कि जो निचला जो वर्ग है उसको छूने का प्रयास किया जाए। जो 3 गैस सिलेंडर है उसका प्रावधान किया गया है और जिस तरह से खाद्यान्न का जिक्र मैंने किया, खाद्यान्न का प्रावधान किया गया है। जी विक्रम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार ने महिलाओं और छात्रों के लिए इस बजट में किसी विशेष पंक्ति को सम्मिलित किया है या सिर्फ हमेशा की तरह सिर्फ आम चीजों पर ही बजट फोकस करके बनाया गया है? देखिए बिल्कुल, मैं इसे खोल रहा था, खोलते ही मेरे हाथ में वही पन्ना लगा जिसमें महिला उद्यमों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री महिला एवं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत भी 5 करोड़ का। तो देखिए महिलाओं को, युवाओं को खेल से संबंधित भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही जो महिला अपराध से पीड़ित है उनके लिए भी 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि उनको किस तरह से वो न्याय दिलाया जा सके, किस तरह से उनकी सहायता की जा सके। तो ये तमाम ऐसे बहुत सारे वो है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया 62 पेज का है। अभी बहुत सारे हाइलाइट्स है जिनको देखने की आवश्यकता है कि खेल में इस बार कितना किया, पिछली बार कितना था और नए जो योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं, किस तरह से किया जा रहा है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड की अगर आप भौगोलिक परिस्थितियों को देखेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो सीमांत जनपद है वहां पर काफी ज्यादा जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश के लिए पलायन करते हैं और उस पलायन को कैसे रोका जाए तो उसको लेकर के भी कई सारी योजनाओं का जिक्र स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको रोजगार देने के क्रम में उसमें प्रावधान किए गए हैं। परिवहन से रिलेटेड हो या फिर अन्य उसमें हो, क्योंकि अभी जैसा आपने सवाल किया था उसको अभी ढूंढने में समय लग रहा है कि युवाओं को कितना जो है खेलों को लेकर के कितना प्रावधान किया गया है। देखिए मैंने पढ़ा था कि खेलों को लेकर के भी कई सारी योजनाओं को जो है उसके लिए भी पैसे का अलग से प्रावधान किया गया है। जैसा मैंने देखिए जिक्र किया था, सरकार अपना पक्ष रखती है और सरकार ने 62 पन्नों का जो पक्ष है वो सदन के अंदर रखा है और विपक्ष, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो विपक्ष के सामने आती है और विपक्ष वो सरकार को सदन के माध्यम से या अन्य माध्यम से सरकार को बताता है कि आपने देखिए आपने जो प्रावधान किया है इस प्रावधान का लाभ जो है वो अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर रोजगार के दृष्टिगत जो पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना थी, जिस वक्त ये योजना
को लागू किया उस दौरान देखा गया कि बैंक जो है योजना तो लागू हो गई, लेकिन बैंक उनको लोन नहीं दे रहा था। बैंक ये पूछना चाहता था कि आपको इनको किस प्रकार से लोन दे। तो जाहिर सी बात है, जब योजना शुरू हुई, जब उसमें त्रुटियां दिखाई दी, तो विपक्ष ने सवाल किया और उसको जो है वो सरकार ने उसका संशोधन करते हुए, बैंकों के साथ बातचीत करते हुए फिर उस लोन को जो है एक सरल तरीके से किया कि हम योजना तो बना रहे हैं। सरकार देखिए योजना बनाती है, लेकिन कई बार बैंक से ऋण लेना होता है और बैंक अपनी जो उनकी गाइडलाइन होती है वो बीच में आ जाती है और जो योजना होती है वो धरातल पर नहीं उतर पाती है और इसी कारण से सरकार कई बार बदनामी भी होती है। तो इसी चीजों को जो है संशोधन के माध्यम से जो है वो विपक्ष लेकर के आता है, सरकार से सवाल करता है और सरकार किसी भी पार्टी की हो, संशोधन देखिए हर बार होता है। योजना कोई भी सरकार होगी वो नहीं चाहेगी कि जिस योजना को वो लेकर के आ रही है, जिन बातों को वो बोल रही है, उसका गलत मैसेज जो है वो धरातल पर पड़े। क्योंकि हर बार देखिए अलग अलग तरह के चुनाव में सरकार को जाना होता है, चाहे आप त्रिस्तरीय चुनाव ले लें या विधानसभा के चुनाव ले लें, लोकसभा के चुनाव ले लें, पंचायतों के ले लें। हर चुनाव का अलग अलग मिजाज होता है, हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं और हर मुद्दों का जो कंक्लूजन होता है वो विधानसभा के बजट के दौरान दिखाई देता है। और यही वजह है कि देखिए 62 पन्नों का जो जिक्र किया है उसमें हर वर्ग को साधने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही जो डबल इंजन के द्वारा जो सरकार को जो मदद मिल रही है उसका सबसे बड़ा उल्लेख इसमें किया गया है। और यूसीसी तो देखिए सरकार लगातार यूसीसी को लेकर के ही चल रही है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में इसको मुद्दा बनाने वाले हैं। जाहिर सी बात है, देखिए बजट का जब विपक्ष से जब सवाल आएगा तो बहुत सारी चीजें इसमें निकल करके आएंगी। जी ये तो हो गई वर्तमान की बात कि वर्तमान में विपक्ष मतलब बजट में किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है, लेकिन फिलहाल में जो सरकार ने बजट पेश किया है जो कि 89.230 करोड़ का बताया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष किन मुद्दों से सरकार से समर्थन नहीं जताती है और किन मुद्दों पर सरकार से समर्थित है विपक्ष? देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि 62 पेज का है एनालिसिस, इसमें कांग्रेस के भी जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं उनसे वो लिया जा रहा होगा। अभी इस पूरे उसका जो लब्बो-लुआब मैंने आपको बताया कि यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष जो है वो लोकसभा चुनाव में जाएगा। बजट के अंदर देखिए महिलाओं को जो 5 करोड़ दिया जा रहा है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 2-2 करोड़ का किया गया है। विपक्ष इसी को सवाल बनाएगा कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं है उसमें केवल 5 करोड़ क्यों है, उसमें 10 करोड़ होना चाहिए। खेलों में लेकर के इसी तरह के सवाल होंगे कि युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, रोजगार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, किस तरह से सरकार रोजगार देगी। महंगाई को लेकर के सरकार किस तरह से जवाब देगी, सरकार ने ये नहीं बताया। तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं वो विपक्ष सरकार के सामने रखेगा, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और सदन में मैंने जैसा बताया कि सदन के अंदर जिस तरह से दिखाई दिया कि विपक्ष की जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग दिखाई दी। पहले ये देखा जाता था कि जब बजट सत्र की शुरुआत होती थी तो सदन के अंदर जब विधानसभा अध्यक्ष पहुंचती थी 11 बजे के लगभग, तो उस दौरान कई ऐसे मुद्दे होते थे जिनको नियम 310 के तहत सदन के अंदर उठाने की बात होती थी। आज मैंने देखा कि 310 के तहत जो भी सवाल थे उनको विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत विपक्ष की बात को मानते हुए कहा कि हम इनको नियम 58 के तहत लेंगे। और उसके बाद जब प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सतपाल महाराज, सबसे ज्यादा जो विभाग के जो जवाब थे सतपाल महाराज और वन मंत्री सुबोध उनियाल को सदन के अंदर देना था। एक बार बीच में दिखाई दिया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बीच में बचाव के लिए उतरना पड़ा और वो जो जवाब दे रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देखिए आप विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, आप विधानसभा की कार्रवाई को भली भांति जानते हैं, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। उसके बाद जो है मामला
थोड़ा सा गर्माहट का रहा, लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन जो मुद्दे लेकर के जो विपक्ष ने जिन सवालों को सदन के अंदर जो उठ रहे थे, उनमें जो विपक्ष की ओर से जो रोक करके जो सवाल पूछे जा रहे थे वो बड़ा दिलचस्प था। कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर जो है सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हुए दिखाई दिया। उनकी जो तैयारी थी वो आज तैयारी उनकी जो है वो पूरी तरह से नहीं दिखाई दी। हालांकि ज्यादा मामला नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी सदन के अंदर ये देखा गया कि सतपाल महाराज के पास कई सवालों का जवाब नहीं। जी विक्रम जी, मेरा आखिरी सवाल था कि पहले जो सदन की कार्यवाही है वो 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाली थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 मार्च तक कर दिया गया है। तो किस स्थिति के चलते सदन की कार्यवाही को बढ़ाया गया है? देखिए, सदन की जो कार्रवाई है वो 26 तारीख से शुरू हुई है और सदन की कार्रवाई को 5 तारीख तक चलने की बात कही गई है। जी। कार्य मंत्रणा के दौरान जो कार्य मंत्रणा की बैठक होती है उसके दौरान तय होता है कि कितने दिन तक सदन की कार्रवाई चलेगी। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि सदन 5 तारीख तक चलेगा, 1 तारीख तक चलेगा, लेकिन अभी तक सदन की जो कार्रवाई है वो कितने दिन, क्योंकि एक समय सीमा जो है वो निर्धारित रहती है। जैसा सोमवार से शुरू हुआ है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शुक्रवार तक ही सदन की कार्रवाई चलेगी। लेकिन जिस तरह से जो राज्यपाल का अभिभाषण है और अन्य जो चीजें दिखाई दे रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सदन की कार्रवाई वो शनिवार इतवार को नहीं चलेगी, या हो सकता है कि शनिवार को चला करके और फिर बाकी स्थगित कर दिया जाए। जो तमाम जो सवाल है इसके अंदर, क्योंकि देखिए विभागों का विभागवार बजट आना है, फिर उसके बाद इसमें चर्चा होनी है और आज 27 तारीख है, 28, 29, 1, फिर किस तरह से देखिए कार्य मंत्रणा में किस तरह से इसको रखा जाता है, उसके बाद स्थिति तय होगी। जी विक्रम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में विधानसभा सत्र में बजट सत्र का दूसरा दिन है, जहां प्रश्नकाल से हुई सत्र की शुरुआत। दोपहर 12:30 बजे से सरकार ने पेश किया बजट। उत्तराखंड सत्र में वित्त मंत्री का बजट भाषण हुआ शुरू। टनल हादसे का सफल हुआ रेस्क्यू, ये वित्त मंत्री ने अपनी सफलता में जाहिर करते हुए कहा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि बिना भेदभाव के हम काम करते हैं। 24 साल में पहली बार राज्य ने भोजनावकाश से पहले ही बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट किया पेश। वित्त मंत्री ने 89.230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 26 फरवरी से 5 मार्च तक अब विधानसभा का सत्र चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में भाजपा के विधायकों ने अपने ही मंत्री को घेर लिया। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने पूछे नीतिगत सवाल। भाजपा विधायक विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान ने सवाल पूछे। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई पर उठाया सवाल। पूछा कि विभाग के लिए क्या है सड़कों के गड्ढों का मानक। वहीं राज्यसभा चुनाव में 8 विधायक निकले बागी। आपको बता दें सपा के 8 विधायकों ने किया अखिलेश से बगावत। 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट्स मैदान में। सपा के 6 विधायकों ने बीजेपी को दिया वोट। मेरे वजूद में धोखा नहीं है, मैंने पीडीए को वोट किया है, ये कहना है पल्लवी पटेल का। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कहा हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट की परीक्षा थी। वहीं अब देखना होगा कि कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। राज्यसभा चुनाव में 8 विधायकों की अखिलेश से बगावत। 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट्स मैदान में। सपा के 6 विधायकों ने बीजेपी को दिया वोट। वहीं पल्लवी पटेल ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे वजूद में धोखा देना नहीं है, मैंने पीडीए को वोट किया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि
ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट की आज परीक्षा थी। अब देखना होगा कि कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग जारी है। इसमें से 396 विधायक हिस्सा लेंगे। 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इसमें बीजेपी के 8 और सपा के 3 कैंडिडेट्स शामिल हैं। शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। वहीं रात तक नतीजा आने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के 7 और सपा के 2 कैंडिडेट की जीत तय थी, मगर बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ और सपा के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन को लेकर पेच फिलहाल फंसा हुआ है। बीजेपी को 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए 8 वोटों और सपा को तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 3 वोटों की जरूरत है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बलराम सिंह। बलराम जी, आज लखनऊ में राज्यसभा सीटों पर प्रत्याशियों की वोटिंग जारी है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, अब तक जो जानकारी आई है उसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है जी, जिनमें राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य प्रमुख है। हालांकि अभी कुछ और विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक कई विधायक वोटिंग के लिए पहुंचे नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जी बलराम जी, आशंका जताई जा रही थी कि पहले से ही कुछ विधायक सपा के शीर्ष नेतृत्व के कांटेक्ट में नहीं थे, तो क्या उन्हीं विधायकों की तरफ से बागी होने की खबर सामने आ रही है? जी, जैसे आपको बता दें कि कल जो एक डिनर अखिलेश यादव ने आयोजित किया था अपने आवास पर, इसके साथ ही एक डिनर बीजेपी ने भी आयोजित किया था, तो ये डिनर डिप्लोमेसी के जरिए ही तय किया जा रहा था कि आखिर कौन कौन से विधायक हैं जो नहीं आएंगे। इसमें समाजवादी पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। हेलो जी, मैं कहना चाहूंगी कि फिलहाल किस प्रत्याशी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? अब तक जो वोटिंग हुई है उससे ये तय हो गया है कि भाजपा के जो 8वें प्रत्याशी है संजय सेठ, वो लगभग जीत जाएंगे, और इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन, वो इस चुनाव में हारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आलोक रंजन की छवि एक बेहतर अवसर की रही है यूपी में, लेकिन इन चुनावों में वो पूरी तरह से हार रहे हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी स्वयं अपने वोट नहीं बचा पाई। चूंकि तब पहले समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफी भारी था, उसके विधायक ज्यादा थे, लेकिन उसको सिर्फ एक वोट की दरकार थी, लेकिन उसके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कहीं न कहीं आलोक रंजन को हार की कगार पर पहुंचा दिया। जी बलराम जी, सपा की ओर से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और बीजेपी ने लालच देकर उनके विधायकों को अपनी तरफ किया है, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये बात स्पष्ट तौर पे कह दी है कि उन्होंने कहा है कि जो है ये अपनों का और परायों का आकलन होना था, इस चुनाव में ये हो गया है, हमें अपनों ने धोखा दिया है। कुछ ऐसा ही अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के विधायक जसवंत नगर से जो शिवपाल सिंह यादव है, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है ट्विटर पर कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी, ताकि ऐसी भटकती हुई आत्माओं जो है वो हमेशा के लिए शांत हो जाए। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी हताश हुई है इस क्रॉस वोटिंग से, उसे काफी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि
जिन विधायकों ने इस बार बगावत की है वो लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो। खासतौर पे मनोज पांडे वो ये चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि विधानसभा में मुख्य सचेतक थे समाजवादी पार्टी के। ये रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से कई बार के विधायक है, और मनोज पांडे का और ये बड़े चेहरों का एक साथ बगावत करना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। इसके साथ ही आपको बता दें, अपना दल कमेरावादी की विधायक है पल्लवी पटेल, उन्होंने ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि पल्लवी पटेल की हॉट टॉक हुई है अखिलेश यादव से फोन पर, कई मुद्दों पर लेकर पल्लवी पटेल नाराज चल रही थी। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। जी बलराम जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले आसार जताए जा रहे थे कि पल्लवी पटेल बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कर सकती हैं, लेकिन ऐन मौके पे उनने सपा के प्रत्याशी को ही वोट किया और उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कुछ गहमा गहमी भी चल रही थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बाकी जो विधायक बागी हुए हैं उनकी भी अखिलेश यादव से किसी बात को लेकर अंदरूनी विवाद चल रहा हो? जी, लगातार आपको बता दें कि राम मंदिर मसले पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे थे, और इसके अलावा इन मसलों पर अखिलेश यादव लगातार मौन थे। उन्होंने ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य को टोका और ना ही जो धार्मिक मुद्दे हैं उन पर जो है कोई उनकी बात का कहीं पर कोई खंडन किया। इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक है मनोज पांडे और अभय सिंह होगा और राकेश प्रताप सिंह, ये लोग लगातार जो है अपनी ही पार्टी के नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे उनसे लगातार इन लोगों की नाराजगी चल रही थी, और माना जा रहा है कि यही वो मुद्दा प्रमुख मुद्दा था जिसके चलते समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हुई। जी वहीं अगर बागी विधायकों की बात करें बलराम जी, तो सभी विधायकों ने बाहर आकर ये भी बयान दिए हैं कि हमने दिखाकर वोट किए हैं, और वहीं उनके बीजेपी में वोट करने को लेकर उनका खुद का क्या कुछ कहना है? जी, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया है और हम भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जाते हैं। ऐसा ही बयान अभय सिंह का भी आया है। अभय सिंह ये अयोध्या जिले से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और यूपी के बाहुबली नेता माने जाते हैं। अभय सिंह ने भी कहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर हमने ये मतदान किया है। इसके साथ ही जो बड़ा नाम सामने आया है ये मनोज पांडे का। मनोज पांडे जो मुख्य सचेतक थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि हम अंतरात्मा की आवाज पर हमने वोट किया है। हालांकि इसके साथ ही एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि मनोज पांडे रायबरेली लोकसभा से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, ये रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। जी समाजवादी पार्टी ने किया है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ, तो ऐसे में भाजपा की तरफ से मनोज पांडे को मौका दिया जा सकता है रायबरेली लोकसभा के लिए, जहां से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। जी, जैसा कि बलराम जी आपने बताया कि मनोज पांडे रायबरेली से प्रत्याशी हो सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, तो किन बातों को लेकर इस चीज के कयास लगाए जा रहे हैं? जी, ये कयास मुख्य तौर पर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बीते लंबे समय से भाजपा रायबरेली में जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि वहां पे सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है, इसलिए वहां पर समाजवादी पार्टी हर बार उनको दे देती है, समाजवादी पार्टी वहां अपना प्रत्याशी नहीं देती है। मनोज पांडे चूंकि बड़ा चेहरा है और जो मोदी लहर में भी, योगी लहर में भी वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं अपनी जो उनकी विधानसभा है, ऐसे में भाजपा इस बार वहां पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है और माना यह जा रहा है कि मनोज पांडे को रायबरेली से मौका देकर भाजपा ब्राह्मण वोटों के साथ साथ जो वहाँ के, क्योंकि मनोज पांडे का वहाँ पे जो पिछड़ा समाज है और वहाँ के जो मुस्लिम है, उन सब के बीच में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है मनोज पांडे की। जी, तो इन सबको एक साथ कर भाजपा लोकसभा में वहाँ पर एक चौंकाने वाला एक नतीजा लाने की उम्मीद कर रही है कि एक बड़ा चेहरा वहाँ से मनोज पांडे को मौका देकर गांधी परिवार को जो है इस बार ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही है। जी बलराम जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पहले से इसकी भनक थी कि उनके ही पार्टी के कुछ विधायक बागी हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, इसकी उम्मीद पहले भी थी कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि ये जो प्रमुख चेहरे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, ये लगातार समाजवादी पार्टी की जो पार्टी लाइन है उससे हटकर बयानबाजी भी कर रहे थे और कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये लोग कहीं न कहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अखिलेश यादव को भी इसका अंदाजा था, इसलिए वो लगातार इन लोगों को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। कल कई बार ये होता है कि विधायक सत्ता के आगे सत्ता के साथ जाना पसंद करते हैं विपक्ष में रहकर, क्योंकि ना तो वो अपने क्षेत्र का कोई विकास कर पाते हैं और कई मुद्दों पर उन्हें असहज होना पड़ता है। जी बलराम जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पता होने के बाद भी वे अपने ही विधायकों को नहीं साध पाए और दूसरी पार्टी में वोट करने के लिए? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया था। ये करीब इस बार जो विधानसभा सत्र हुआ था करीब 15 दिन पहले, तब से ये बात साफ थी कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। हालांकि जिन नामों की चर्चा ज्यादा थी उनको साधने में अखिलेश यादव सफल रहे। जैसे एक बड़ा नाम है जो बसपा से आए हैं, इंद्रजीत सरोज, उनकी टूट की चर्चाएं ज्यादा चल रही थी कि इंद्रजीत सरोज अपने एक बड़े धड़े के साथ समाजवादी पार्टी में टूट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव उनको साधने में सफल रहे, लेकिन इसका खामियाजा ये हुआ कि उनके साथ 8 विधायक और टूट गए। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए एक राहत की खबर ये थी कि कल तक बीजेपी कैंप में देखे जाने वाले सपा के विधायक जो हाकिम चंद हैं, ये हंडिया से विधायक हैं, ये कल रात से लेकर आज सुबह तक अब बीजेपी कैंप में ही रहे, लेकिन सुबह इन्होंने वोट जाके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया। तो ये एक छोटा सा डैमेज कंट्रोल, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए नाकाफी था और संजय सेठ राज्यसभा के लिए लगभग जीत गए हैं। भाजपा 8वीं सीट भी जीत जाएगी, इसकी पूरी संभावना। जी बलराम जी, अभी फिलहाल ताज़ा खबर सामने आ रही है कि सपा नेता रामगोपाल वर्मा ने एक विवादित बयान देते हुए बागी नेताओं की तुलना कुकुरमुत्ते से करते हुए कहा है कि कुकुरमुत्ते हर किसी पार्टी में हो सकते हैं। तो उनके इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जी, जब से ये समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है, जैसे बड़े चेहरे जो उनके हैं वो बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उसके बाद से चाहे वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, हालांकि उन्होंने बड़ी संतुलित भाषा में कहा, लेकिन बिल्कुल कहा कि अपनों की पहचान होनी थी जिसमें अपने और पराये सामने आ गए। ठीक वैसा ही बयान लगभग शिवपाल यादव ने भी दिया। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को इनकी अंतरात्मा की आवाज जो है वो इनको क्षेत्र की जनता इनको सुनाएगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये बयान उनके भी थे। तो कहीं कहीं अब ये बिगड़े बोल जो समाजवादी पार्टी के एक नेता का आया है, ये भी उसी कड़ी का एक हताशा का एक पंचायत है कि समाजवादी पार्टी अपने विधायक को नहीं रोक पाई और वो कहीं कहीं भाजपा के पक्ष में वोट कर गए। तो एक हताशा में इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। जी बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें चुनाव में 8 विधायकों की अखिलेश से बगावत के बाद अब सपा के नेताओं के विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और सपा के 6 विधायकों ने बीजेपी को क्रॉस वोट किया है। आज की वीआईपी विशेष चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।